को यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की जो कक्षा का विषय वस्तु है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कि चंद्रमा के प्रमुख गुणधर्म एवं फलादेश के प्रमुख सूत्र। किसी भी ग्रह से संबंधित यदि हम लोगों को फलादेश करना हो, अभी हम लोगों की बेसिक की कक्षा है, तो कुछ ग्रहों के प्रति, कुछ ग्रहों के से संबंधित जो खास विषय वस्तु होते हैं, उसको हम सबों को ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में सूर्य देव के बारे में 2-3 कक्षाएं की, चंद्रमा पर भी 1-2 कक्षा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले जो चंद्रमा के गुण धर्मों या फलादेश के बारे में जो हम लोग सीखें प्रमुख सूत्र के बारे में, तो उससे पहले चंद्रमा के कुछ गुण धर्म जो विशेषता होते हैं प्रारंभिक, उसकी हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं। चंद्रमा ग्रहों की सभा में माता का उपाधि है। जैसे कि सूर्य को अगर राजा का उपाधि मिला हुआ है, तो चंद्रमा को रानी का उपाधि मिला हुआ है। चंद्रमा सात्विक ग्रह है और यह जल तत्व का है। चंद्रमा का आकृति गोलाकार है। यदि किसी व्यक्ति का लग्न कर्क राशि का हो या लग्नेश कर्क राशि में बैठे हुए होते हैं, यदि लग्ने से यहाँ पर कोई भी लग्न हो जाए, अगर मंगल का ही लग्न है और मंगल कर्क राशि में बैठ जाते, तो खैर वैसे हो गए, नीच के हो गए, वह स्वभाव को दर्शाएगा, परंतु आकृति चेहरा की कुछ चंद्रमा से मिलता जुलता जरूर हो जाएगा, यानी कि गोलाकार आकृति होगा। आंखें सुंदर सौम्य होगा। हमेशा बेचैन प्रकृति, यानी कि बेचैन, यानी कि चंद्रमा में गतिशीलता काफी है, स्थिरता नहीं है, तो व्यक्ति में भी हमेशा गतिशीलता देखने को मिलेगा। चंद्रमा वास्तव में शुभग्रह है, नैसर्गिक शुभग्रह है, परंतु इनकी शुभता एवं अशुभता सूर्य की सानिध्यता पर निर्भर करता है। यदि कुंडली में सूर्यदेव कहीं भी हो और सूर्यदेव के साथ में हो जाए चंद्रमा, या सूर्यदेव से 12वें हो या सूर्यदेव से दूसरे चंद्रमा हो, तो इन्हें क्षीण चंद्रमा या पापी चंद्रमा भी कहा जाता है। क्षीण चंद्रमा या पापी चंद्रमा सामान्यतः उतने अच्छे फल नहीं देते। चंद्रमा जिस प्रकार सूर्य पुरुष ग्रह है, सूर्य मंगल एवं देवगुरु बृहस्पति पुरुष ग्रह है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है। चंद्रमा की दिशा की बात की जाए, तो चंद्रमा का दिशा उत्तर एवं पूरब का कोना है। उत्तर एवं पूरब का कोना, जिसे वायव्य कोण कहते हैं, यह चंद्रमा का दिशा है। यदि स्थान की बात की जाए, हालांकि प्रश्न कुंडली में स्थान का बहुत बड़ा महत्व है, हम लोग इस बेसिक की कक्षा में प्रश्न कुंडली की भी कक्षा करेंगे, क्योंकि बेसिक का नियम ही है कि बेसिक में ग्रहों के फलादेश के कुछ गुणधर्म को सीखा जाए, उसके बाद में बेसिक में ग्रहों के योग के बारे में कुछ सीखा जाए, फिर प्रश्न कुंडली के बारे में सीखा जाए, फिर ग्रहों के दशाओं के बारे में सीखा जाए, फिर सबसे बाद में लघु पाराशरी पुस्तक की पुनरावृत्ति की जाए। यह बेसिक की कक्षा की मुख्य पैटर्न होते हैं, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो यदि चंद्रमा का स्थान कहा जाए, यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर चला जाता है और पता नहीं है तो हम कहाँ ढूंढे, तो वहीं स्थान से संबंध करता है। और भी फलादेश में कई जगह उपयोग होता है। तो चंद्रमा का जो स्थान होता है वह पार्वती का मंदिर। किसका मंदिर? पार्वती जी का मंदिर। जलीय स्थान, यानी कि पोखर तालाब का किनारा, और वैसा जगह जहां स्त्रियां रहती है,
वैसा जगह जहां स्त्रियां रहती। चंद्रमा यदि कुंडली में चौथे भाव में होते हैं तो इन्हें बल मिलता है, जिसे दिशा बल कहा जाता है। चंद्रमा की अपनी स्वराशि 4 है और ये वृषभ राशि में उच्च के होते हैं एवं वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा 3 अंशों तक यह परम उच्च होता है और 3 अंशों तक ही परम नीच होता है। यदि वृषभ राशि में 3 अंश के होते हैं तो यह परम उच्च हो जाते हैं, यानी कि सबसे अधिक फलदाता होते हैं। एवं वृश्चिक राशि में 3 अंशों के होते हैं तो सबसे बुरे फल देते हैं। इसलिए हमारे गुरुजनों का कहता है कि यदि सम राशि में चंद्रमा कम अंशों का होता है तो मृत दोष नहीं लगता है। सभी ग्रहों के लिए नियम तो एक ही होते हैं, लेकिन कोई कोई ग्रह का मृग दोष क्या है गुरुजी? मृत दोष यह अवस्था होता है, जैसे कि सम राशि में कोई ग्रह हो, सम राशि में कोई ग्रह हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 या 12 नंबर की राशि में हो और 0 अंश से लेके 6 अंशों तक है तो वह मृत अवस्था का ग्रह कहा जाता है। 6 अंशों से लेकर 12 अंशों तक हो तो वृद्ध अवस्था कहा जाता है और 12 अंशों से लेकर 18 अंशों तक हो तो जवान युवा अवस्था कहा जाता है। अगर 18 अंशों से 24 अंशों तक हो तो किशोर अवस्था कहा जाता है और 24 अंशों से 30 अंशों तक के हो तो बाल अवस्था कहा जाता है। सम राशि में अवस्थित ग्रहों का अगर कोई ग्रह विषम राशि में है तो ठीक इसके उल्टा हो जाता है। तो 0 से 6 के बीच में अगर विषम राशि में कोई ग्रह है तो वह बाल अवस्था, विषम राशि में 6 से 12 तक अगर है तो किशोर अवस्था, 12 से 18 तक है तो युवा अवस्था, 18 से 24 तक है तो वृद्ध अवस्था, 24 से 30 तक है तो मृत अवस्था। यह जो लाल रंग से है यह विषम राशि के लिए है और सम राशि का जो हम लोगों ने पहले किया यह अवस्थाओं की बात है। चंद्रमा जिसके कुंडली के दूसरे भाव में होते हैं वह व्यक्ति थोड़ा नमकीन चीज ज्यादा खाना पसंद करता है, यानी कि चंद्रमा का स्वाद नमकीन है। शरीर के मुख्य अंगों में रक्त में पर सबसे ज्यादा अधिकार इनका है। हालांकि रक्त के लिए मंगल एवं चंद्रमा दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। मंगल लाल रक्त कण है और चंद्रमा श्वेत रक्त कण है। रक्त में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? हम लोगों ने 3-4 क्लास में 5वां 6ठा में पढ़ा है कि लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। चंद्रमा माता के कारक माने जाते हैं, चौथे भाव के कारक है, माता के कारक है, मन के चंचलता के कारक है। चंद्रमा से अगर शरीर के अंगों की बात की जाए तो चंद्रमा दिमाग, फेफड़ा, स्तन, छाती, बायां आंख इत्यादि के कारक हैं। चंद्रमा का चंचलता काफी है इसलिए अस्थिरता के भी कारक हैं। चंद्रमा जिस मतलब कि जातक का जन्म यदि रोहिणी हस्त श्रवण, रोहिणी हस्त रोहिणी हस्त श्रवण नक्षत्र इनकी अपना नक्षत्र है। इन नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा होते हैं। यदि रोहिणी हस्त या श्रवण नक्षत्र में किसी जातक का जन्म होता है तो यूं समझा जाता है कि चंद्रमा के महादशा में जातक का जन्म हुआ है। चंद्रमा का नक्षत्र हुआ रोहिणी, हस्त एवं श्रवण। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में भाग लेना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। हमारे द्वारा बहुत ही जल्द नई कक्षा का भी शुभारंभ होने वाला है। यदि उस कक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं तो
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। चंद्रमा से जैसे कि माता का विचार, मन का विचार, भावना का विचार, सुंदरता का विचार, व्यक्ति के सौम्यता का विचार था, तरल पदार्थों का विचार इत्यादि करते हैं। चंद्रमा जब खराब होते हैं कुंडली में, चंद्रमा जब कुंडली में खराब होते हैं, खराब का मतलब यह है कि जब चंद्रमा अपने नीच राशि में हो, यानी कि 8 नंबर की राशि कुंडली में कहीं भी हो, 8 नंबर की राशि में चंद्रमा हो, खराब हो गया, या चंद्रमा कहीं बैठा हुआ हो, शनि से दृष्ट हो जाए, या कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी से दृष्ट हो जाए, या राहु से युक्त हो जाए, तो ऐसे चंद्रमा को खराब चंद्रमा कहते हैं। जब चंद्रमा खराब होता है तो मानसिक बीमारियां होने की संभावनाएं काफी बनती है। रक्त संबंधी बीमारियां हो सकती है, जल से संबंधित बीमारियां हो सकती है, बाई आंखों से संबंधित बीमारियां हो सकती है, माता को बीमारियां हो सकती है, या उनसे मन न मिलना हो सकता है। चंद्रमा जितना ही ज्यादा खराब है तो उतना ही ज्यादा भाग्य भी साथ नहीं देता, यानी कि भाग्यहीनता भी चंद्रमा से देखा जाता है। कुंडली में आप लोग देखेंगे, जब हम लोग अगले महीने में जब योग पर आधारित जब क्लास होगी तो फिर वहां पर देखेंगे कि अधिकांशतः योग बनने में चंद्रमा का बहुत ही बड़ा योगदान हो जाता है। चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा बीज है। जब प्रश्न कुंडली पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग यह भी पाएंगे कि चंद्रमा अगर अच्छा है तो प्रश्न का उत्तर भी अच्छा होता है। अगर यही चंद्रमा यदि कुंडली में अच्छे स्थिति में हो, किसी के जैसे कि अपने उच्च राशि में हो, स्वराशि के हो, शुभ ग्रह की राशि में हो, शुभ ग्रह के द्वारा युत दृष्ट हो, यानी कि शुक्र के द्वारा चंद्रमा देखा जाता हो, गुरु के द्वारा चंद्रमा देखा जाता हो, तो चंद्रमा को अच्छा कहेंगे। तो यह क्या देता है? यह घरेलू सुख ज्यादा देता है, माता से खुशी, यानी माता से खुशी कहने का मतलब माता से अधिक मन मिलना, माता का स्वास्थ्य ठीक रहना, सामान्यतः भाग्य अच्छा रहना, सामान्यतः स्वास्थ्य भी अच्छा होना। एक भावनात्मक, चंद्रमा भावना प्रधान ग्रह है तो भावनात्मक परिपक्वता भी देते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली में अच्छी स्थिति में है, कम से कम नीच राशि के ना हो, कम से कम नीच राशि के ना हो, या शनि की राशि में ना हो। 1, 8 नंबर राशि में होते हैं तो शनि की राशि में थोड़ा ज्यादा ही खराब हो जाते हैं। नहीं नहीं, 1, 8 नहीं, 10 एवं 11 नंबर की राशि में खराब हो जाते हैं। लोकप्रियता देते हैं, यदि चंद्रमा जिसके कुंडली में जितने अच्छे होते हैं, लोकप्रियता उसे मिलने की संभावनाएं मिलती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कई सूत्रों का चर्चा कर लिया, तो अब लोकप्रियता के कारक शनि जो भी हैं, तो चंद्रमा एवं शनि कुंडली में अगर अलग अलग जगहों पर हैं और दोनों ही अच्छे हैं तो व्यक्ति लोकप्रिय भी काफी होता है। अगर चंद्रमा भी खराब है, शनि भी खराब है, तो बिल्कुल लोकप्रियता व्यक्ति में नहीं। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गया? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। चंद्रमा जब खराब इत्यादि होता है तो उसके पूजा पाठ करने चाहिए। हम लोग आने वाले समयों में अब फलादेश की तरफ बढ़ेंगे, तो यदि चंद्रमा खराब हो तो क्या करना चाहिए? तो मून स्टोन पहनना चाहिए, मोती पहनने चाहिए चांदी में लगाकर। यदि पूजा पाठ करना है तो माता दुर्गा की पूजा पाठ करें, पार्वती जी का करें, गौरी का करें। अगर चंद्रमा कुंडली में नीच के हैं, कहीं भी हैं, किसी भी भाव में है, अगर 8 नंबर की राशि में चंद्रमा है तो नीच के हैं, तो चंद्रमा नीच के हैं तो चंद्रमा की वस्तुओं की दान की जा सकती है, दान करने से अच्छा फल मिलेगा। तो दान में क्या क्या करना चाहिए? चावल कर सकते हैं, दूध कर सकते हैं, चांदी कर सकते हैं, यदि है तो मोती कर सकते हैं, दही कर सकते हैं, मिश्री, कपूर, यानी कि सफेद रंग का,
वस्तु, सफेद फूल, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन इत्यादि। और कब करें? तो चंद्रमा की रोशनी कब हमें मिलती है? सायंकाल को मिलती है ना, या दिन में? सायंकाल में। सायंकाल। चंद्रमा का दिन कौन सा होता है? सोमवार। तो सोमवार को अगर सायंकाल के समय में यदि हम दान करते हैं तो ज्यादा लाभ मिलता है। महिलाओं की कुंडली में गर्भाशय इत्यादि चंद्रमा का अधिकृत अंग है। इनके विशिष्ट, जिसके कुंडली में चंद्रमा मजबूत न हो, और खास करके बुध की राशि में हो जाए, 3 और 6 नंबर की राशि में हो जाए, या तीसरे भाव में हो जाए, तो चंद्रमा मन का भी कारक है। तीसरा जो है संचार का भाव है। हम तीसरा भाव को हमारे बाबा जी पोस्ट ऑफिस कहते थे। क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पोस्ट ऑफिस होता है ना। जी। तो संचार का साधन तो पुराने जमाने में पोस्ट ऑफिस ही था ना, जी जी। आज भी है। या पोस्ट ऑफिस संचार। अब यदि किसी का दसम भाव का स्वामी, यदि किसी का दसम भाव का स्वामी, अब यहाँ पर एक बातें आ गई तो याद आ गया, उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं, आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपने नौकरी के लिए आवेदन करता हो, यदि कोई व्यक्ति नौकरी का आवेदन, नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए, नौकरी के लिए जो परीक्षा दिया जाता है, यदि उसका परीक्षा देने वाला और उसके लिए फॉर्म भरने वाला हो, व्यक्ति फॉर्म कहाँ से भरे? यदि ज्योतिष सीखते हैं तो यह भी तो जानना चाहिए कि ना जानना चाहिए, व्यक्ति फॉर्म नौकरी के लिए या परीक्षा के लिए कहाँ से भरे जिसमें उसको सफलता प्राप्त हो। तृतीय स्थान गुरुजी। तीसरे स्थान से तीसरे। नहीं तो तीसरे स्थान से कैसे? लिखने का काम। तो काम, नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, चाहे आप परीक्षा देने के लिए ही आवेदन करेंगे, तो परीक्षा देना क्या है? काम है। परीक्षा देना काम है। 10वां भाव परीक्षा की तैयारी, 6ठा भाव परीक्षा का परिणाम, 8वां भाव परीक्षा देना, 10वां भाव। तो आप काम की शुरुआत कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे, कहाँ से फॉर्म भरेंगे? तो 10वें भाव के स्वामी को देखे कि कहाँ है। यदि 10वें भाव के स्वामी लग्न में ही है तो आप जहां रहते हैं, आप जहां रहते हैं वर्तमान स्थिति में, उसी जगह से आप फॉर्म भरें। यदि 10वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो आप अपने किसी स्वजन के घर पे जाके फॉर्म भरें। यदि 10वें भाव का स्वामी तीसरे हाउस में है तो पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म भरें, या पोस्ट ऑफिस में जाकर नहीं, पोस्ट ऑफिस के प्रांगण में जाकर बैठे, अपना लैपटॉप मोबाइल खोले, वहीं पहले से सब कुछ तैयारी कर दे, वहां पर जाकर सबमिट बटन रख देता है। या नहीं तो 10, 20, 50, 100 रुपया लगेगा, किसी साइबर कैफे से जाके आप आवेदन करें। यदि आपका 10वें चौथे भाव में है तो चौथा भाव जन्म स्थल होता है जहां पे माता रहती है, तो माता के उपस्थिति में, माता जहां पे रह रही है वहां पे जाके फॉर्म भरें। पंचम भाव क्या है? विद्यालय का है, जहां हम कुछ सीखते हैं। यदि 10वें भाव का स्वामी 5वें है तो किसी विद्यालय में जाकर फॉर्म भरें। अगर 10वें भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में है, फॉर्म मतलब कि सबमिट कहाँ से करें?
खेल के मैदान से, फील्ड वगैरह से, मामा के यहाँ से, न्यायालय वगैरह से। सातवें भाव में है, कहाँ से करें? तो वैसे सहपाठी जो जिसके बारे में आप भी जानते हैं वह भी आपको जानता है और विपरीत लिंगों वाला हो, उसके उपस्थिति में यदि आठवें भाव में दसम भाव का स्वामी है तो किसी पार्क उर्क में जाइए, सुनसान जगह पे जाइए, जहाँ पे वहां से फॉर्म भरिए, अप्लाई कीजिए, जहाँ पे आपको कोई टोकने रोकने वाला ना हो। यदि दसम भाव का स्वामी नवम भाव में है तो मंदिर पर जाके फॉर्म भरिए, अप्लाई कीजिए। मतलब जिस भाव से जहां जहां जो काम देखे जाते हैं उस जगह पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कीजिए, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ये सब क्या है? ये सब टोटके हैं। क्या है? टोटका। और टोटके सदैव प्रभावी होते हैं। ये तो टोटके नहीं है, तो ज्योतिषीय आधार भी हो गए। ज्योतिषीय आधार बने या नहीं बने? अब 11वें भाव में है तो 11वां भाव क्या है? बड़े भाई क्या है? बड़े भाई की सहमति, बड़ा भाई जहां है वहां, या बड़े भाई के सुझाव सलाह से, बड़े भाई की अनुमति लेकर यदि बड़े भाई की उपस्थिति के सामने में करते हैं तो अच्छी बात। अगर 12वें भाव में है तो, चाहे दसम भाव में है, तो आपका कार्य क्षेत्र जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं जिस टेबल पर बैठ के, उसी टेबल पर 11वां भाई बड़ा भाई। 12वां भाव यह है तो आप अपने इलाके के यदि पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो भी, यदि आपके इलाके जिस इलाके में है उस इलाके में जो सबसे बड़ा विद्यालय है, उस विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय के प्रांगण के नजदीक में, क्योंकि 12वें भाव को यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिंदगी का आखिरी सफर। 12वां भाव का प्रतिरूप क्या है? हर विषय वस्तु की आखिरी मंजिल, हर विषय वस्तु की अंतिम अंतिम स्थान। मोक्ष 12वें भाव से मिलता है, तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब मोक्ष होता है, यानी कि जीवन का अंतिम सांस 12वां भाव। पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी 12वां भाव। यदि कोई गलत गतिविधि करता है, थाना होना या कारागार इत्यादि, जो गलती का जो सबसे आखिरी दंड होता है कारागार, जेल, किस भाव से देखा जाता है? 12वें। धन कमाएंगे, जिसके लिए जीवन व्यतीत होता है धन कमाने के लिए, उसकी अंतिम स्थान कहाँ है? वो भी 12वां ही है, क्योंकि खर्चे का। सभी लोग युवा अवस्था में 15-17 साल, 20 साल से लेकर 40 वर्ष तक युवा अवस्था की जो उमंग में लोग घूमते रहते हैं, 7वां भाव, 5वां भाव, उसकी आखिरी स्थिति का समापन कहाँ हो जाता है? यह 5वां 7वां के चक्कर में जीवन लोग खराब कर लेता है, चाहे जीवन के उमंग या वास्तविकता भी है, उसकी भी समाप्ति 12वां भाव है या नहीं है? जी तो इन सभी बातों को कुछ हम सबों को जीवन में लगाना चाहिए, समझना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कि चंद्रमा, यदि चंद्रमा किस भाव में होगा तो सामान्यतः कैसे फल देते हैं? गुरुजी ऐसे 11वें भाव के लिए बड़े भाई का स्थान बताया, और हाँ जैसे अकेला ही बच्चा है, बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई, मतलब जहाँ छोटे भाई का स्थान है वहां नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या दूसरा? हाँ, अगर बड़ा भाई नहीं है तो बड़ा भाई का तो मतलब पिता और बड़ा भाई, और बड़ा भाई दोनों को शास्त्रों जो है, बड़ा भाई या पिता दोनों को एक ही दर्जा दिया गया है कि नहीं दिया गया है? जी जी। मुझे दूसरे स्थान के लिए क्या बताए थे? दूसरे भाव में हो तो अपने किसी स्वजन जी जो आपका हित चाहते हैं, जी अब आते हैं, अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह शुभ चंद्रमा की स्थिति का।
यदि हम लोग केवल चर्चा जो करने चाह रहे हैं शुभ चंद्रमा की स्थिति का, यदि भाव में चंद्रमा जिस भाव में हम लोग चर्चा करेंगे अगर वहां पर अगर नीच राशि का है या पाप युक्त या पाप दृष्ट है तो फलों में अंतर हो सकता है, फलों में अंतर हो सकता है। अब यहाँ पर यदि हम लोग की चंद्रमा किस भाव में क्या फल देते हैं, यदि चंद्रमा लग्न में ही हो जाए, यदि लग्न में चंद्रमा हो जाए तो व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता, परिवर्तनशील दिमाग दे देता है। और किसी को भी अपनी बातों से प्रसन्न करने की क्षमता, अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो तो कम से कम अपने नीच राशि में ना हो और पापाग्रह से दृष्ट ना हो, और हितकारी स्वभाव, क्या कौन सा स्वभाव, सौम्य स्वभाव, यानी कि दूसरे के लिए हित की बात करना, और आकर्षक अनुभूति प्रदान करने वाला, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है, ममता करुणा भावना का प्रतीक है। यदि लग्न में चंद्रमा हो और सूर्य से आगे हो, चंद्रमा दो ही स्थिति में हो सकता है, यदि यहाँ सूर्य है तो यह सूर्य से पीछे कहा जाएगा या आगे कहा जाएगा, आगे आगे कहा जाएगा। अगर यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य से पीछे कहा जाएगा कि आगे कहा जाएगा, पीछे पीछे कहा जाएगा। और सूर्य के सामने है तो पूर्णिमा का चंद्रमा, यानी कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा पहचान में आ गया, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पहचान में आ गया। यदि सूर्य यहाँ पर है तो कृष्ण पक्ष का यह चंद्रमा हुआ या शुक्ल पक्ष का हुआ, शुक्ल पक्ष का। तो शुक्ल पक्ष का यदि चंद्रमा लग्न में हो तो व्यक्ति को सुंदर बनाता है। अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो सुंदरता में थोड़ी कमी और स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ सड़बड़, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा। हाँ, मतलब कृष्ण पक्ष का हो गया ना, तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को शुभ माना जाता है। यानी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा भी हो और बलवान हो, सूर्य से थोड़ा अधिक दूर हो जाए तो स्वास्थ्य में। अब आते हैं चंद्रमा यदि दूसरे भाव में अच्छी स्थिति में हो तो क्या दे सकता है, तो दूसरे परोपकार, यानी कि वाणी जितना होगा परोपकारी वाले, प्रसन्न करने वाला व्यवहार होगा। और यह जो है हमारे स्वजनों का भाव है, कुटुंबी जनों का भाव है, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का अपने स्वजनों से पारिवारिक रिश्ते एक जो होता है पारिवारिक बंधन रिश्ता मजबूत होता है, अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है। अब यही चंद्रमा यदि तीसरे भाव में हो, यदि चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो इस व्यक्ति का मन एक जगह लगेगा ही नहीं, एक जगह नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं भी कोई काम है तो घर में से टिक के नहीं बैठेगा, ऐसे ही निकल जाएगा बाजार पर, थोड़ा पान खा के आते हैं, थोड़ा बाजार पर जाते हैं, दो चार ही तो मुलाकात हो जाता है तो मन थोड़ा लगता है, क्या घर में कोई काम नहीं है, बैठे बैठे बोर होते हैं। ये नहीं कि टीवी खोल के देखेगा, नहीं, चंद्रमा है तो घूमता ही रहेगा, घूमने का मन करेगा, छोड़ता रहेगा। इसको चंचलता बोलेंगे या मन अशांत बोलेंगे? नहीं नहीं, यह स्वभाव ही है ना। चंद्रमा जो है ना, जैसे कहा नहीं जाता कि चंद्रमा मन सो जाता, मन के गति से तेज चलने वाला है, इस सबसे तेज ग्रह है ना। और तीसरा भाव भी संचार का होता है, और चंद्रमा मन का कारक है, और संचार भाव में चला गया तो मन एक जगह टिकेगा ही नहीं। लेकिन बोलने से यदि तीसरे भाव में चंद्रमा है, अच्छा स्थिति है, तो राइटिंग भी अच्छा बनता है, और अपनी वाणी से दूसरे किसी को प्रभावित करते हैं वाला व्यक्ति है। मन में जिज्ञासा रहती है किसी चीज को सीखने के लिए। लेकिन अगर यही चंद्रमा यहाँ पर नीच का हो जाए या चंद्रमा शनि से दृष्ट हो जाए, यानी कि पीड़ित हो जाए, तो एक जो होता है नहीं है, एक किसी भी प्रकार का अच्छा सोच मन में नहीं आता है, यानी कि मानसिक भटकाव टाइप का।
व्यक्ति का मन भटकता ही रहेगा, किसी जगह पर मन टिकेगा। यदि यही चौथे भाव में हो, तो चौथे भाव में यदि चंद्रमा होते हैं तो वैसे दिग्बली हो जाते हैं, इनकी दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ती है, और यह राज्य से संबंधित है, यानी कि राजा ही तो है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राजा हैं। उपाधि सूर्य को भी राजा का दिया गया है, चंद्रमा को भी राजा का ही दिया गया है। सूर्य पुरुष ग्रह है इसलिए राजा कह दिया गया, चंद्रमा स्त्री ग्रह है इसलिए रानी कह दिया। तो सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि जब भी दसवें भाव में पड़ती है या स्थिति होती है, हालांकि चंद्रमा की स्थिति दसम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, चंद्रमा की दृष्टि दसम भाव पर अच्छी मानी जाती है। सूर्य की दृष्टि दसम भाव पर उतने अच्छे नहीं माने जाते जितना कि सूर्य की स्थिति दसम भाव में अच्छा माना जाता। यह है, यानी कि पूर्णिमा का जन्म हो और दोपहर का जन्म हो सबसे अच्छा हो गया। पूर्णिमा के दिन दोपहर का जन्म सबसे अच्छा है। अपने आप में यह महान योग है। तो आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है, भूमि भवन मकान से भी संबंधित, यानी चौथे भाव के फलों में वृद्धि होती है एवं लोकप्रियता मिलती है। यदि चंद्रमा पंचम भाव में होते हैं तो यह क्या करता है, चंद्रमा पंचम भाव में आनंद का प्रेमी बना देता है, और दाव लगाना यानी कि शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि पे मन व्यक्ति का चला जाता है और लाभ भी वहां से होता है। यानी कि दाव लगाना, रिस्क लेना, आय के लिए रिस्क लेना। यदि चंद्रमा छठे भाव में होते हैं तो यह क्या है, चंद्रमा का छठे भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता है स्वास्थ्य के लिए। यह अरिष्ट योग का निर्माण करता है बचपना में। चंद्रमा का वैसे छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठना या चंद्रमा का इन भावों पर दृष्टि होना भी उतना अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य या प्रसिद्धि के लिए भी ठीक ठाक नहीं। यदि चंद्रमा जिसके 7वें भाव में होते हैं उनके शादी करने में समस्याएं नहीं आती। जिसके चंद्रमा 7वें भाव में होते हैं, खास करके पुरुषों के लिए कुंडली में यदि चंद्रमा 7वें भाव में है तो शादी जल्दी हो जाती है। अगर महिला की भी कुंडली है फिर भी शादी में सहयोगी ही बन जाते हैं ये। जीवन साथी सुंदर एवं एक दूसरे की बातों को मानने वाले होते हैं, यानी कि हम आज्ञाकारी कह सकते हैं। लेकिन चंद्रमा जिसके 7वें भाव में होते हैं, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि वह व्यक्ति एक मर्यादा के अंदर में रहते हैं, यानी कि वे अपने वसूलों को बाहर नहीं जाते। उनके जीवन में कुछ अपने निजी वसूल होते हैं जो अच्छे वसूल होते हैं, जिस वैसे वसूल से किसी को नुकसान नहीं होती और वसूल से वह भटकना नहीं चाहता, खास करके यदि पुरुष के कुंडली में हो तो। हालांकि महिलाओं पर ही गुण नियम लागू होते हैं। यदि 8वें भाव में चंद्रमा होता है तो यह दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा था ठीक ठाक ना होता, जीवन साथी को बीमारी हो सकती है या माता के स्वास्थ्य हानि को भी दर्शाता है। आठवें भाव में यदि चंद्रमा हो, पापाग्रह से पीड़ित हो तो यह बालारिष्ट योग भी देता है, बचपन में लंबी लंबी बीमारियां दे देता है। यदि यही 9वें भाव में हो तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है, आस्थावान होता है, हर एक बात में न्यायशीलता झलकती है। और यदि चंद्रमा 9वें भाव में हो और 12वां भाव भी ठीक ठाक हो तो ऐसे व्यक्ति का आय का स्रोत घर से काफी दूर होता है, या नौकरी ऐसी हो जाती है कि बार बार लंबा दूरी का सफर तय करना होता, या कोई ऐसा ही काम व्यवसाय कर लेता है जिसके कारण लंबे लंबे दूरी का सफर तय करना पड़ता है घर से काफी दूर दूर तक। यदि यही चंद्रमा 10वें भाव में हो, अच्छे स्थिति में हो
तो भी यह दसम भाव क्या है? कर्तव्यशीलता का है, आचरण का है, व्यक्ति धार्मिक परायण होता है और कई कार्यों को व्यक्ति कर सकता है। लेकिन चंद्रमा जिसके दसम भाव में होते हैं, यदि वह दुकान करता है तो बार बार दुकान बदलता है, या दुकान का जो है, दुकान के लिए नियम या दुकान के वस्तुएं, या पहले कभी दूध का दुकान कर लिया तो फिर 2 साल 4 साल 10 साल के बाद में बदल के किसी दूसरे चीज का कर लिया, फिर बदल के किसी दूसरे चीज का कर लिया, यह भी हो सकता है। नहीं तो कम से कम दुकान का काउंटर वो इधर से उधर करेगा। यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव देते रहते। जैसे सीजनल टाइप का बिजनेस टाइप, जैसे जैसे राखी आई तो राखी रख ली, होली आई तो गुलाल रख लिया। हाँ जी, ऐसे कुछ करते रहते हैं। ठीक ही है। तो ऐसा, हाँ, और व्यक्ति अच्छा होता है। वैसे धन के लिए ठीक है, आय के लिए भी ठीक है, धन के लिए भी ठीक है। यदि चंद्रमा 11वें भाव में होते हैं, यदि चंद्रमा 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के मन में सहायता करने की भावना एकाएक अपने आप आ जाता है, परोपकारी स्वभाव भी होता है, और लेकिन शक की मिजाज का हो जाता है व्यक्ति। क्या हो जाता है? शक बार बार रहता है। नहीं कहते हैं उसको, अरे वो तो बहमी आदमी है, बिना मतलब का बहम करने लगता है। 11वें भाव का चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा में गतिशीलता है और लग्न से 11वें। वहम किसको होता है? लग्न को होता है। और कहां से हो गया? वह 11वें भाव के चंद्रमा के वजह से हो गया, 11वें भाव के चंद्रमा से। और यदि 12वें भाव में भी चंद्रमा होता है तो थोड़ा यह गुण अधिक देखने को मिलता है। जिसके चंद्रमा 11वें भाव में होते हैं उसके मित्र बड़े अच्छे होते हैं, और खास करके विपरीत लिंगों से मित्रता ज्यादा हो जाती है। यदि पुरुष है तो स्त्रियों से मित्रता हो जाना। मित्रता एक अपने आप में सबसे बड़ा पवित्र बंधन है। उतना पवित्र बंधन तो दुनिया में कोई है ही नहीं, जहां पे सभी नाते, जहां पे सभी रिश्ते, जहां पर हर प्रकार की भावनाएं, जहां पर किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, स्वार्थ, जिस बिंदु पर ये सभी चीजें जहां पर समाप्त हो जाती है, वहीं से मित्रता शब्द प्रारंभ हो जाता। प्रारंभ होता है। यदि इन सभी में से यदि कोई चीज है, स्वार्थ है, जातीयता है, या अपना और भी कुछ वैसा है जिससे हमारी कोई मकसद पूरा होता हो, अगर ऐसा बिंदु कुछ भी है तो समझ लिया जाए कि मित्रता है ही नहीं। हमारे शास्त्रों में कई इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। चाहे भगवान राम जी हैं, उनकी मित्रता, वो श्रृंगेश्वरपुर के राजा कौन थे जो वनवास में गमन में शुरू शुरू में मिले थे, जिन्होंने नदी पार करवाने के लिए सहयोग दिया था, किया था? रघु। हाँ जी, निषाद राज। निषाद राज। निषाद। तो अब भगवान राम से किसी भी प्रकार की उनकी समानता थी? जाति, बंधन, धन, माया, मोह की सीमाओं से जहां पर समाप्ति होगी, वहीं पे मित्रता शुरू होगी। भगवान कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता देखिए, वहां पर भी तो सभी चीज समाप्त हो गया, तभी तो मित्रता हुई। तो मित्रता उसको, हाँ, 12वें भाव का चंद्रमा कृपणता देता है, कंजूसी दे देता है, या खर्च नहीं करने देता। लेकिन जिसके 12वें भाव में चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा क्या है? चौथे भाव का, माता भाव का कारक, भाग्य भाव में बैठ गया, यानी कि अपने भाव से 9वें हो गया। माता आध्यात्मिक विचारधारा की होती है, यह होने की संभावनाएं बनती। तो यह तो हुआ चंद्रमा के बारे में कुछ गुणधर्म।
कि गुणधर्म क्या कि किस भाव में चंद्रमा कैसे फल देते हैं या हो। लेकिन यदि चंद्रमा जिसके कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में है तो चंद्रमा मजबूत कब होता है? चंद्रमा मजबूत कब होता है? तो सामान्यतः यह देखा जाए कि चंद्रमा 2 नंबर की राशि में हो तो उच्च का हो गया, मजबूत हो गया। चंद्रमा अपनी राशि में हो, स्वराशि का हो गया, उच्च हो गया। चंद्रमा को सूर्य मित्र मानता है तो सूर्य की राशि में चंद्रमा हो, मजबूत हो गया। चंद्रमा मंगल को चंद्रमा मित्र मानता है तो 1 नंबर की राशि में चंद्रमा हो तो मजबूत बलवान हो गया। चंद्रमा को देवगुरु बृहस्पति भी मित्र मानते हैं तो 9 या 12 नंबर की राशि में हो तो बलवान मजबूत हो गया। शुक्र की राशि में तो शुक्र को यह चंद्रमा शत्रु मानते हैं, शनि की राशि चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। बुध की राशि में तो बुध को चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो जिस राशि में के स्वामी चंद्रमा को शत्रु मानते हैं उस राशि में तो चंद्रमा मजबूत नहीं है। तो चंद्रमा जिन राशियों में अभी हम लोगों ने जो राशियां यहाँ पर लिखा, जैसे कि 1 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, हालांकि मंगल की 2 राशियां हैं तो 8 नंबर की राशि में नीच के हो जाते तो वो नहीं होगा। फिर 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि, अब 3 बुध की राशि हो गया, 6 बुध की राशि हो गया तो यह बुध इसके स्वामी तो चंद्रमा को शत्रु ही मान लेते हैं। 7 इस यह भी नहीं, यहाँ तो नीचाभिलाषी भी हो गए और इनके स्वामी शुक्रदेव चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। 8 में नीच के ही हो गए, 9 यहाँ हो ही गया, 10 एवं 11 ये शनि की राशि है। तो इन राशियों में चंद्रमा मजबूत नहीं होता। यदि ऊपर के जो यहाँ पर 6 राशियां लिखी गई है 1, 2, 4, 5, 9 या 12, तो यहाँ पे चंद्रमा मजबूत होते हैं। सबसे ज्यादा मजबूत 2 नंबर की राशि में होते हैं, फिर उससे थोड़ा कमजोर 4 नंबर की राशि में, और शेष राशियों में एक जैसा मजबूत होते हैं। यदि चंद्रमा जिसके कुंडली में जितना ही अधिक मजबूत है और शुभग्रह के द्वारा देखे जाते हो, चाहे वह गुरु के द्वारा देखे जाते हो, शुक्र के द्वारा देखे जाते हो, ऐसे व्यक्ति को सोचने की शक्ति बड़ी काफी होती है। सोचकर किसी भी चीज की निर्णय लेने की शक्ति काफी होती है। काफी हो जाती है। तो हम सबों को यह सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो यह तो हुआ चंद्रमा के कुछ गुण धर्म एवं चंद्रमा किस भाव में बैठते हैं तो कैसे फल देते हैं। एक आध सूत्रों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया, और सबसे अधिक अच्छे सूत्र तो हुआ हो पर हम लोगों ने चर्चा किया कि हम परीक्षा के लिए या नौकरी के लिए फॉर्म हम कहाँ से भरें। वो बहुत ही अच्छा था गुरुजी। तो उसमें उसमें भी एक अपवाद है, उस अपवाद पर आप लोगों ने जिक्र नहीं किया, हालांकि करना चाहिए था। हम चाहते भी हैं कि जो विषय वस्तु की चर्चाएं चल रही हो उस पर खूब जिरा हो, खूब संवादों का आदान प्रदान हो। जितने संवादों के आदान प्रदान होते हैं उतने ही विषय वस्तु को हम लोग और तह तक चले जाते हैं। तो यह तो क्या हो गया, यह तो लग्न कुंडली। अब 10वें भाव के स्वामी जो, अभी हम लोग पुनः उसी पर चर्चा कर ले, थोड़े उस विषय वस्तु को और परिपक्वता से हम लोग समझ लें। 10वें भाव के स्वामी जहां है वहां ठीक है, लेना है दशमेश को ही। किसको लेना है? दशमेश। तो दशमेश को ले। अगर मान लिया जाए कि दशमेश जो भी ग्रह बनता हो, अगर 7 नंबर की राशि है तो शुक्रदेव होगा, तो शुक्रदेव यहाँ बैठ गए। 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर मजबूत है, 12 यहाँ पर भी रहेंगे तो ऊंच के हो गए, ठीक है। लेकिन अगर यहीं शुक्रदेव कहीं ऐसे जगह पे हैं जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे शुक्रदेव हो गए तो अब शत्रु राशि में हो गए, खराब हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरु। खराब हो गए। तो फिर देखें कि अभी वर्तमान में गोचर कहाँ कर रहे हैं वो, वर्तमान में चल गोचर कहाँ कर रहे हैं।
यानी कि वर्तमान के गोचर के भाव को भी देखें और लग्न कुंडली की स्थिति को भी देखें और यह तारतम्य मिलाएं कि दोनों में स्थिति कहाँ अच्छी है, कहाँ बलवान हो रहे हैं। वो जन्म कुंडली के शुक्रदेव यदि बलवान है तो उस पर अमल करें, यदि जन्म कुंडली के शुक्रदेव यदि खराब है तो वर्तमान के गोचर वाले शुक्रदेव को देखें कि किस राशि में है। तो जो दोनों में बलवान स्थिति जहां पे बने उस भाव से संबंधित जगह पर जाकर फॉर्म भरें, अप्लाई करें, सबमिट करें। अब बातें स्थिति पूर्ण स्पष्ट हो गई। जी गुरुदेव। अब हम लोग कल की कक्षा में चंद्रमा से ही संबंधित कुछ अन्य विषय वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आज की जो भी विषय वस्तु का हम लोगों ने उपयोग किया या हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, सभी सदस्यों को समझ में आया होगा। यदि किसी सदस्य को किसी भी प्रकार की बातों को समझ में आज न आया हो तो कृपया वह अपनी बातों को कक्षा में रख सकते हैं।